नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। अग्नि दुर्घटना प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन वितरण का पुलिस महानिदेशक ने किया उद्घाटन। सतत जल अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा समाधान पर 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। और 3 दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संपन्न। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कल अंडमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं द्वारा अग्नि दुर्घटना प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन जारी करने का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। उद्घाटन वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस मुख्यालय में हुआ। यह अग्रणी पहल अग्नि दुर्घटना से संबंधित सेवाओं तक जनता की पहुंच के तरीके में एक परिवर्तनकारी बदलाव लाने के लिए डिजाइन की गई है। अग्नि दुर्घटना प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन एवं जारीकरण को समक्ष करके अंडमान तथा निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं ने द्वीप समूह के सबसे दूरस्थ एवं अलग भागों में रहने वाले नागरिकों सहित उनके लिए कार्यालयों की यात्रा किए बिना महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच संभव बना दी है। यह सहयोग डिजिटल इंडिया के विजन के अनुरूप शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पुलिस महानिदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल क्षेत्र में सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे कई कदमों में से एक है। उन्होंने इस परियोजनाओं को सफल बनाने में शामिल सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉलीगंज स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान तथा नई दिल्ली के CII के सहयोग से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सतत जल अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। डॉलीगंज स्थित डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान तथा नई दिल्ली के CII के सहयोग से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए सतत जल अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में CII के प्रधान सलाहकार ब्रिगेडियर आशीष भट्टाचार्य, CII जल संसाधन के प्रधान परामर्शदाता डॉक्टर सब्यसाची नायक, डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यवाहक प्राचार्य शंकर राव, MC डॉक्टर श्रावणी मलिक तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर श्रावणी मलिक ने उपस्थिति का स्वागत करते हुए ऊर्जा स्रोतों पर प्रकाश डाला। Increasing waste generation and energy dependency on non-renewable energy sources contribute to environmental degradation. Though Andaman and Nicobar administration has been making sincere and significant attempts to work in tandem with the fragile ecosystem, but challenges remains and mid-course corrections are inevitable. We at Dr. BR Ambedkar Institute of Technology, Port Blair has always assumed our responsibility to set sustainable environmental goals through various initiatives for the institute in specific and the islands at large so as to produce responsible engineers for the society. इस बीच मुख्य सचिव केशव चंद्र ने पारंपरिक दीप प्रज्वलित किए। साथ ही उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी दीप प्रज्वलन किए। कार्यक्रम में डिब्रेट के कार्यवाहक प्राचार्य शंकर राव ने स्वागत भाषण दिया। सर, under the support and guidance of Andaman Nicobar administration, Dr. BR Ambedkar Institute of Technology is completing 40 years of its establishment, and in these last 4 decades, apart from taking care of skill upgradation and producing competent engineers, this institute has also taken up lot of activities focused toward various challenges experienced by Andaman Nicobar Islands. To name a few, e-governance initiatives like development of common college admission portal, automated management information system for academic and administrative processes,
environmental initiatives like implementing environment management system under ISO 14000, harnessing renewable energy sources for meeting campus electrical demand, establishing island water research center at Deep Red for creating repository of water resources and rainwater harvesting. प्रधान सलाहकार ब्रिगेडियर आशीष भट्टाचार्य ने जल सुरक्षा, बिजली सुरक्षा और अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय चुनौतियों के समाधान पर प्रकाश डाला। As we are calling it a consultative workshop themed on moving towards sustainable water, waste management and energy in Andaman and Nicobar Islands. The workshop is a significant step, as was brought out by the earlier speaker, because of its unique challenges that Andaman faces. We are working towards to find a sustainable solution to all the issues over here. The Andaman and Nicobar Island holds immense strategic, ecological and economic significance for India. The islands are not only crucial for India's maritime strategy, but also from the point of view of Indian economy. अपने संबोधन में मुख्य सचिव केशव चंद्र ने धन्नी खाड़ी में 5 और बांध के निर्माण पर बल देने का जलावसान topics which is probably and state in the country is grappling with, and we are still striving to reach upon a tangible solution which can address these 3 problems. Actually, in Andamans, what we are trying to do in last 1.5 years, we have realized that precipitation is our biggest strength, and what we need to do is to not look beyond the traditional method of water conservation. And what is the traditional method? That for time immemorial in our society we have built ponds. Simple. Wherever the water is draining, you build ponds, and also to save it from the evaporation, you plant trees, you plant neem trees all around. Also, Dhanikari is a success. Dhanikari has sustained the city for 25 years. So some structure of that kind will again supplant the entire supply of water. So we went around, no fancy consultancy or nothing. We went around ourselves. My colleague is sitting here, a deputy commissioner. Deputy commissioners, me, others, we went around. We found 5 locations where a similar structure like Dhanikari can be built. And we went ahead. Then we hired some engineering consultants. They came and then they said, no, fantastic place to build. Where? So at present we are going ahead with building of 5 years. Another it will take a year or so if we work with the same vigor. Once these are built, let me assure you that there will not be shortage of water in entire Port Blair for another 30 years. And we are working towards that. We are producing it one of the worst possible way of production of electricity, most environmentally unfriendly, and the costliest way. That is one. Then second element in power sector is your distribution, the transmission, and third is your distribution. Unfortunately, our generation plant which was supposed to come at Bamboo Flat did not materialize. We are again taking up with Government of India. We cannot build it, so we have to rely upon Ministry of Power. Once it is revived, then probably coming 2-3 years we'll have a sustainable power supply, and which will also be environmentally friendly and much more cost effective than the diesel based power supply. So solid waste management, as I told you, it has a similarity with the grey and black water. So if you do not take care of that, it will damage your water sources, it will damage your environment, it will also damage your green space and public space. So segregation is the formula, this is the mantra for solid waste management. We are trying our best, and there is a tremendous success also. So at first place, we are trying to encourage people to have that segregation done at the household level. We all together in all 3 sectors, this is my feeling that in all 3 sectors,
especially first to water and power, where citizen can contribute tremendously is by saving. You can save water, you can save power, and it's probably much better than generating power and water. And solid waste you can segregate and help the entire city. इस अवसर पर मुख्य सचिव को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। Our Chief Secretary, Andaman and Nicobar Administration, the chief guest of this inaugural session of the two-day consultative workshop on moving towards time and adapting to the environment. Andaman and Nicobar Administration. कार्यक्रम के अंत में प्रधान परामर्शदाता डॉक्टर सब्यसाची नायक ने धन्यवाद ज्ञापन किया। Our relentless demand for natural resources is spiking its depletion and degradation, and this is having widespread impact on the environment. And if you want to thrive, we must ensure conservation of these resources. Water, waste, and energy needs to be looked through the prism of integration. अंडमान निकोबार अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा ने 29 से 31 जुलाई तक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा मुख्यालय में 3 दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक सिंधु पिल्लई ए मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में पुलिस उप महानिरीक्षक अग्निशमन मोनिका भारद्वाज और पुलिस अधीक्षक मंजीत श्योरण और पुलिस उप अधीक्षक संदीप लांबा मौजूद रहे। अपने स्वागत भाषण में पुलिस उप महानिरीक्षक मोनिका भारद्वाज ने कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया और बड़ी संख्या में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों की सराहना की। मुख्य अतिथि ने प्रतिभागियों से बातचीत की और उनके समर्पण तथा प्रशिक्षण के सफल समापन की सराहना की। प्रशिक्षण सत्र में रिकॉर्ड 325 युवाओं ने भाग लिया। प्रतिभागियों को अग्नि नियंत्रण कक्ष, जल टेंडर, बचाव टेंडर की परिचालन तकनीकों और खोज और बचाव उपकरण, चैनसो, कंक्रीट कटर, एयरलिफ्टिंग बैग और कॉम्बी टूल्स जैसे आपदा प्रबंधन उपकरणों के साथ अग्नि और आपातकालीन सेवाओं की विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया गया। समापन समारोह के दौरान 325 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए, जिनमें नागरिक और छात्र शामिल थे। अंडमान तथा निकोबार पुलिस ने महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कल 31 जुलाई को पुलिस मुख्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में केंद्रीय पुलिस कल्याण के कामकाज को बेहतर बनाने के लिए विकसित एक उन्नत ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म ANP सेवा कोट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। यह अभिनव ऐप सभी सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के लिए खरीदारी के अनुभव को सुव्यवस्थित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो अन्य शॉपिंग एप्लीकेशन के समान सहज और कुशल समाधान प्रदान करता है। ऐप में उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस है, जो लाभार्थियों के लिए सहज नेविगेशन, ऑर्डर प्लेसमेंट और ऑनलाइन भुगतान सुविधाओं को सुनिश्चित करता है। इसके अलावा यह कैंटीन कर्मचारियों के लिए स्टॉक प्रबंधन को सरल बनाता है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पुलिस महानिदेशक के दूरदर्शी नेतृत्व में अंडमान तथा निकोबार पुलिस समकालीन तकनीकों के साथ आधुनिकीकरण की ओर बढ़ रही और इस ऐप का शुभारंभ अंडमान तथा निकोबार पुलिस की सेवाओं को बढ़ाने और अपने कर्मियों के लिए अधिक सुविधा प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। जब कोई नहीं था तब सिर्फ हम थे। आपको रोमांच की पराकाष्ठा तक पहुंचाने का गवाह बनते रहे हैं। खेल के मैदानों से कितने ही नायकों को बेजार होते देखा। तो कर्नल मलेश्वरी का सिडनी में नारी शक्ति का उद्घोष, शूटिंग में राज्यवर्धन राठौर का पहली बार पदक पर निशाना साधने से लेकर अभिनव बिंद्रा के स्वर्णिम निशाने तक, लक्ष्य से भटका नहीं डीडी स्पोर्ट्स। हम ही थे गवाह जब भारत के बॉक्सर्स विपक्षी के जबड़े से पदक छीनते दिखे। तो चीनी दीवार को
ध्वस्त कर साइना नेहवाल की ऊंची उड़ान भरती शटल। पीवी सिंधु ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए लहराए भारतीय परचम। तो खूब लड़ी मर्दानी जैसी साक्षी ने रियो में कुश्ती के मैच से पदक निकाल इतिहास रचा। इतिहास को बनते बिगड़ते खूब देखा हमने। आज भी जब होती है खेलों की बात, डीडी स्पोर्ट्स है आपके साथ। दीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। दिगलीपुर की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किशोरी नगर और ग्राम पंचायत पश्चिम सागर के समन्वय से 30 जुलाई को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दिगलीपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के देखरेख में पश्चिम सागर में एक बहुविशेषज्ञ आउटरीच स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद डॉक्टर शिप्रा मिस्त्री, चिकित्सा अधिकारी होम्यो डॉक्टर टी अब्दुल रहीम, चिकित्सा अधिकारी डेंटल डॉक्टर दीक्षा आईसीटी से परामर्श एवं अन्य कर्मचारी की देखरेख में यह शिविर आयोजित किया गया। इस मौके पर पश्चिम सागर के प्रधान उमाशंकर सरकार तथा अन्य पीआर सदस्य मौजूद रहे। इससे पहले पश्चिम सागर के प्रधान ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया। इसके बाद डॉक्टर शिप्रा मिस्त्री द्वारा लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू, मलेरिया पर उपस्थित को जागरूक किया गया। शिविर के दौरान आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और दंत चिकित्सा परामर्श, एनसीडी जांच, वयस्क बीसीजी टीकाकरण और सामान्य बीमारियों के लिए दवाएं वितरित की गई। स्वास्थ्य शिविर में बच्चों और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। पार्श्व गायक स्वर्गीय मोहम्मद रफी की 44वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सामाजिक व सांस्कृतिक संस्था सुर संगम द्वारा कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव केशव चंद्र, पुलिस महानिदेशक देवेश चंद्र श्रीवास्तव, अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष एम विनोद एवं संगीत प्रेमी मौजूद रहे। कार्यक्रम में दीप समूह के जाने माने कलाकारों ने मधुर गीत प्रस्तुत किए। इस
इस बीच मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक ने गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। अपने संबोधन में पुलिस महानिदेशक ने कलाकारों के प्रतिभाओं को सराहना की। बहुत ही अच्छा। अभी मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ यही डिस्कस कर रहा था कि हम लोग, मैं बनारस से आता हूँ, वो बिहार के एक शहर से आते हैं, कि 20-25 लाख के शहर हैं, लेकिन उनमें भी इतना टैलेंट नहीं है जितना टैलेंट इस छोटे से शहर में पोर्ट ब्लेयर में देखता हूँ। चाहे वो स्पोर्ट्स का टैलेंट हो, चाहे सिंगिंग का टैलेंट हो, चाहे कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं जब आप लोग, तो कभी ऐसा लगता नहीं 13 महीने से ज्यादा मुझे यहाँ हो गया कि ये केवल 2.5-3 लाख लोगों का शहर है। हर प्रोग्राम की इतनी अच्छी, हर प्रोग्राम को आप इतनी ऊंचाई तक ले जाते हैं और इतनी अच्छी तरह से पेश करते हैं कि माशाअल्लाह, मतलब तबीयत खुश हो जाती है। मैं जा रहा हूं, हम लोगों का ट्रांसफर ये एक अवश्य भावी चीज है कि आज हो चाहे कल हो, कुछ दिन अभी यहाँ रहने का सौभाग्य मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का फ्यूचर बहुत ब्राइट है इन आइलैंड्स का। जिस तरह से डेवलपमेंट यहाँ हो रहे हैं, जिस तरह से इस बजट में भी चीजें आई हैं, और जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी साहब ने, जो मैं ये कहता हूँ कि 2 साल से ज्यादा, 2 साल के करीब टाइम में जो 4 चीजें मेन यहाँ की हैं, पावर, पानी, टूरिस्ट और फिशरी, कि ये 4 चीजें जो मेजर इश्यूज हैं, उन पे जिस तरह से इन्होंने चहुमुखी तरीके से काम किया है, तो आगे आने वाले समय में यहाँ का बहुत अच्छा फाउंडेशन ले हुआ है। और जिस तरह से इंटरनेशनल टूरिज्म और जिस तरह से आगे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो मैं इसका बहुत उज्जवल भविष्य देखता हूं। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम के आयोजन की प्रशंसा करते हुए कलाकारों के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की। इस पूरी इवनिंग का नाम बहुत बढ़िया रखा गया था, अभी ना जाओ छोड़कर, और डीजीपी साहब के लिए ये बहुत ही ऐप्ट था कि इनका यहाँ पर वक्त जो है बहुत कम हुआ था। इतने छोटे वक्त में इन्होंने इतना अच्छा काम किया, तो रियली इनके जाने का तो समय नहीं था, और इसको इतनी अच्छी तरह सबों ने गाया कि इनका मन भी कर रहा होगा कि थोड़ा दिन और रुक जाते तो ज़्यादा बढ़िया था। और ये इसके बारे में क्या कहा जाए कि इतना अद्भुत टैलेंट, और एक से एक बढ़ के टैलेंट। मम्मी साहब खुद तो लेजेंड हो ही गए हैं यहाँ पे अंडमान में, लेकिन इस उम्र में जो संगीत का इन्होंने कंट्रीब्यूशन की दिया है इस द्वीप समूह को, वो अद्भुत है और कभी नहीं भूला जाएगा। इतने कठिन गाने, रफ़ी साहब के इतने मुश्किल गाने, और इन्होंने जो नई फसल पैदा की है गायकों की, जो, और इनकी बेटी भी साथ में उतनी बढ़िया गाती है। वो कोई लेडी मोहम्मद रफ़ी तो नहीं, लेकिन जो और दूसरी सिंगर्स हैं वो बहुत बढ़िया वो गाई है, और जो यंगस्टर्स हैं अमेजिंग सिंगर इन्होंने बनाए हैं। और सही बात है कि बड़े बड़े शहरों में इतना ज़्यादा टैलेंट एक साथ नहीं मिलता है। इतने छोटे शहर में इतने सारे टैलेंट एक साथ होना बड़ा ही लगता है कि ये अद्भुत सी जगह है, और यहाँ से जाने के बाद डेफिनेटली हम लोग मिस करेंगे इतनी अच्छी शाम। कला एवं संस्कृति विभाग 5 अगस्त से अंडमान क्लब में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के पेशेवर कलाकारों के लिए इस दिवसीय चित्रकला की कार्यशाला सह प्रदर्शनी आयोजित करने जा रहा है। इच्छुक कलाकार अपना आवेदन बायोडाटा के साथ कला एवं संस्कृति विभाग के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। चित्रकला कार्यशाला के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 10 कलाकारों का चयन किया जाएगा। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त है। कार्यशाला के समापन के बाद आम जनता के लिए गांधी पार्क स्थित आर्ट गैलरी में 3 दिवसीय चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। किसी भी अन्य जानकारी के लिए सुजीत कुमार रॉय से फोन नंबर 9933241678 पर संपर्क किया जा सकता है।
पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग में राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन के तहत अनुबंध के आधार पर 2 IT रिसोर्स पर्सन के लिए आवेदन किए योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। 7 दिनों के भीतर दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित किए जाएंगे। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV छोलदारी स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV हडबे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। अग्नि दुर्घटना प्रमाण पत्रों के ऑनलाइन वितरण का पुलिस महानिदेशक ने किया उद्घाटन। सतत जल अपशिष्ट प्रबंधन और ऊर्जा समाधान पर 2 दिवसीय कार्यशाला का हुआ शुभारंभ। और 3 दिवसीय प्राथमिक चिकित्सा अग्निशमन एवं आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संपन्न। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।